नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लॉर्ड सभा की आलोचना, उपयोगिता व महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद के दो सदन है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो संविधान, अलिखित संविधान होने के कारण समस्त कानून निर्माण संबंधी जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण संबंधी जो शक्ति है, वह संसद के पास आ जाती है। अतः संसद कानून निर्माण के संबंध में, कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च व अंतिम शक्ति रखती है। ब्रिटिश संसद के अंतर्गत लॉर्ड सभा के बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। लॉर्ड सभा एक अलोकतांत्रिक संस्था है। इस सदन में अधिकतर सदस्य आजीवन या वंशानुगत हैं। लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष है वो लॉर्ड चांसलर कहलाता है। लॉर्ड सभा में वर्तमान में लगभग 750 सदस्य हैं और लॉर्ड सभा विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय शक्ति के तौर पर कार्य करती है। शक्तियों की तुलना के आधार पर यदि लोक सदन से इसकी तुलना की जाए तो निश्चित तौर पर ये पाया जाएगा कि लोक सदन अत्यधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली दिखाई देती है। उसका मुख्य कारण यह है कि लोक सदन का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और लॉर्ड सभा एक कुलीन तंत्रीय संस्था है जो वंशानुगत तौर पर स्थिर होकर कार्य करती है। लॉर्ड सभा की आलोचना के अंतर्गत यदि हम चर्चा करें तो लॉर्ड सभा की आलोचना में अलोकतांत्रिक संस्था। लॉर्ड सभा एक अलोकतांत्रिक संस्था है। इसके सदस्य अधिकतर वंशानुगत या आजीवन के तौर पर कार्य करते हैं। द्वितीय सदन के रूप में यदि इस सदन का चुनाव जनता द्वारा किया जाए तो निश्चित तौर पर यह संस्था मजबूत व शक्तिशाली रूप से दिखाई दे सकती है। लेकिन आज भी वर्तमान समय में अधिकतर जो सदस्य हैं या 20% जो सदस्य हैं वह वंशानुगत तौर पर निर्वाचित होते हैं। अतः इस वंशानुगत निर्वाचन के आधार पर आजीवन सदस्य के तौर पर ये जो संस्था है, ये जो सदन है, वह अलोकतांत्रिक तौर पर दिखाई देता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक आदर्शों को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पाता। अगला, निहित स्वार्थों की सभा। लॉर्ड सभा एक कुलीन वर्ग को प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड सभा के अंतर्गत अधिकतर सदस्य धनिक वर्ग के होते हैं। इस सदन में जमींदार, उद्योगपति, निगमों से संचालित सदस्य और ये जो सदस्य हैं वह अधिकतर अपने वर्ग का, अपने निजी स्वार्थों के लिए कार्य करते हैं। इसलिए इस सदन को निहित स्वार्थों की सभा कहा जाता है। इस सदन के जो सदस्य हैं वो निहित स्वार्थों के लिए कार्य करते हैं। अगला, दोषपूर्ण प्रक्रिया। लॉर्ड सभा की आलोचना में इसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया भी दिखाई देती है। लॉर्ड सभा जो 750 सदस्यों को लगभग प्रतिनिधित्व के तौर पर कार्य करते हुए देखा जाता है और लॉर्ड सभा में इसकी गण पूर्ति मात्र 3 सदस्य की रखी गई है और इतने कम सदस्यों की गण पूर्ति के आधार पर इस सदन में अधिकतर समय उदासीनता का वातावरण रहता है। सदन उचित प्रकार से कार्रवाई नहीं कर पाता है। सदन में समय अनुसार कानूनों का निर्माण नहीं हो पाता है। अतः इसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया भी इसकी आलोचना के तौर पर दिखाई देती है। अगला, विधायी और कार्यपालिका शक्ति में निर्बलता। विधायी और कार्यपालिका शक्ति के तौर पर यदि हम देखें तो 1911 और 1949 के अधिनियम के तौर पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को और भी ज़्यादा कमज़ोर किया गया है। वर्तमान समय में यदि देखें तो विधायी और कार्यपालिका के तौर पर लॉर्ड सभा की स्थिति अत्यंत निर्बल व कमजोर है। लोक सदन अत्यंत शक्तिशाली व प्रभावशाली के तौर पर दिखाई देता है। समस्त शक्तियों का उपयोग लोक सदन के द्वारा किया जाता है और लॉर्ड सभा विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में निर्बल स्थिति के तौर पर दिखाई देती है। अगला, द्वितीय सदन के रूप में अनुपयोगी। विश्व के द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के तौर पर यदि हम देखें तो जहां भी विश्व के जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उपयोग किया जाता है वहां द्वितीय सदन के रूप में उन सदनों को शक्तिशाली व प्रभावशाली वह सभी अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इंग्लैंड में द्वितीय सदन के रूप में लॉर्ड सभा के पास ना तो अत्यधिक शक्ति है और ना ही अधिकार है। इसलिए द्वितीय सदन के रूप में यदि हम देखें तो ये अत्यंत कमजोर व
निर्बल स्थिति के तौर पर दिखाई देता है। लॉर्ड सभा की जो शक्ति है वह कार्यपालिका के तौर पर, विधायी तौर पर, वित्तीय तौर पर अत्यंत निर्बल व कमजोर दिखाई देती है। लोक सदन कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय शक्तियों का उपयोग लॉर्ड सभा से अत्यधिक प्रभावशाली रूप से कर पाता है, वह अत्यधिक शक्ति रखता है। इस कारण से द्वितीय सदन के रूप में ये एक अनुपयोगी सदन के रूप में दिखाई देता है। लॉर्ड सभा की उपयोगिता। लॉर्ड सभा में विभिन्न प्रकार की कमियां होने के बावजूद यदि हम देखें तो लॉर्ड सभा ब्रिटिश शासन व्यवस्था में एक उपयोगी सदन के रूप में भी देखा जाता है। लोक सदन की स्वेच्छाकारिता पर अंकुश। लॉर्ड सभा लोक सदन की स्वेच्छाकारिता पर अंकुश रखता है। वह लोक सदन द्वारा जो पारित विधेयकों पर चर्चा करता है, वाद विवाद करता है, और यदि केवल लोक सदन होगा तो लोक सदन के माध्यम से ही विधेयकों को अंतिम शक्ति प्राप्त होगी। कानून निर्माण के क्षेत्र में लोक सदन अत्यंत शक्तिशाली व मजबूत दिखाई देगा। लेकिन यदि द्वितीय सदन के रूप में लॉर्ड सभा है तो उससे प्रत्येक विधेयकों पर चर्चा करके, वाद विवाद करके समस्त विधेयकों को कानूनी रूप दिया जाता है। और लोक सदन की स्वेच्छाकारिता की जो शक्ति है उस पर अंकुश भी लगता है, क्योंकि द्वितीय सदन के रूप में लॉर्ड सभा उसे सदैव सजग रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला, लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनः विचार। लोक सदन के द्वारा पारित विधेयकों पर लॉर्ड सभा में चर्चा की जाती है, वाद विवाद किया जाता है, और यदि कोई गलती हो तो उस गलती को सुधारा जाता है। यदि कोई त्रुटि की संभावना है तो त्रुटि की संभावना को दूर किया जाता है। अतः लोक सदन द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन विधेयकों पर लॉर्ड सभा में पुनः विचार किया जाता है, और यदि कोई गलती हो तो उस गलती को सुधारा भी जाता है। सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व। लॉर्ड सभा में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लॉर्ड सभा में यदि इसके सदस्यों के रूप में हम देखें तो उद्योगपति, धार्मिक संस्था से संबंधित लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायवेत्ता, पूर्व मंत्री, समाज सेवक, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, श्रमिक संघों से जुड़े हुए व्यक्ति आदि सभी क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति इस सदन में आते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व वाला सदन ये कहलाता है। ये इसकी उपयोगिता के तौर पर देखा जाता है। योग्यता का भंडार। इस सदन में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न योग्य व्यक्ति कार्य करते हैं, अतः ये योग्यता के भंडार वाला सदन कहा जाता है। इस सदन में डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायवेत्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व सेना से जुड़े हुए व्यक्ति, श्रमिक संघों से जुड़े हुए व्यक्ति आदि आते हैं, और ये जो भी सदस्य हैं वह योग्यताधारी होते हैं, योग्यता और अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं। इसलिए इस सदन को योग्यता का भंडार वाला सदन भी कहा जाता है। व्यवस्थापन के कार्य में सहायक। लॉर्ड सभा व्यवस्थापन के कार्यों में सहायता प्रदान करती है, विधेयकों को कानूनी रूप देने में सहायता प्रदान करती है। विधेयकों पर न केवल चर्चा की जाती है, वाद विवाद किया जाता है, साथ में जो त्रुटि होती है उन त्रुटियों को सुधारा भी जाता है, और प्रत्येक विधेयकों पर चर्चा के माध्यम से उन विधेयकों में जो भी कोई गलती की गुंजाइश हो उन गलती की गुंजाइशों को दूर करने का प्रयास भी इस सदन के द्वारा किया जाता है। अतः ये सदन एक महत्वपूर्ण व उपयोगी सदन के रूप में कार्य करता है। अगला, जनमत को प्रभावित करने का साधन। लॉर्ड सभा जनमत को भी प्रभावित करता है। ये जनता की समस्याओं को लॉर्ड सभा में उठाता है। लॉर्ड सभा की एक और विशेषता यह है कि ये दलगत राजनीति से अत्यंत दूर है। दलगत राजनीति से दूर होने के कारण ये निस्वार्थ बेबाक जनता की समस्याओं को लॉर्ड सभा में उठाता है, और विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों, व्यवस्थाओं को जनता के बीच में ले जाकर जनता की जो जनमत की राय को सहायता प्रदान करता है, और जनता के बीच जनमत के कार्य करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला, ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल।
लॉर्ड सभा ब्रिटिश जाति की स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। लॉर्ड सभा ब्रिटिश जाति के स्वभाव के इसलिए अनुकूल है कि ब्रिटिश जाति रूढ़िवादी जाति है। यह प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने वाली जाति के तौर पर देखी जाती है, और लॉर्ड सभा एक प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित सदन है। अतः इस आधार पर ब्रिटिश जाति इस संस्था को विशेष महत्व व विशेष स्थान देती है और आज भी इस सदन को बनाए रखने के पक्ष में है। साथ में इस सदन की विभिन्न कमियों को नज़रअंदाज करते हुए ब्रिटिश जाति इस सदन के प्रति महत्वपूर्ण आस्था रखती है। अगला, लॉर्ड सभा के सुधार में हेतु सुझाव। लॉर्ड सभा के संबंध में विभिन्न विचारकों ने समय समय पर सुधार हेतु सुझाव दिए हैं, जिससे कि लॉर्ड सभा को अत्यंत शक्तिशाली महत्वपूर्ण रूप दिया जा सके, लॉर्ड सभा और भी ज़्यादा प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करने का प्रयास करे। इस हेतु विभिन्न विचारकों ने समय समय पर जो सुझाव दिए हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड सभा के सुधार हेतु सबसे पहले लॉर्ड सभा की जो वंशानुगत और अजीवन पीयर जो सदस्य हैं, उन सदस्यों की बजाय इन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए, जिससे कि लोग लॉर्ड सभा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके। अगला, लॉर्ड सभा को यदि जनता द्वारा जब निर्वाचित किया जाए तो निश्चित तौर पर उन्हें वह अधिकार व शक्तियां भी प्रदान की जाए जो लोक सदन को प्राप्त हैं। लोक सदन के समान लॉर्ड सभा के सदस्यों को वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हों। साथ में लॉर्ड सभा को अत्यंत शक्तिशाली व प्रभावशाली बनाया जाए, जिससे कि वह अपनी जो भूमिका है वह सही रूप से दर्ज कर सके। लॉर्ड सभा के जो सदन के जो सदस्य हैं उन्हें इस रूप से प्रभावी बनाया जाए कि वह अपनी भूमिका को और भी ज़्यादा सक्रिय रूप से दर्ज कर सकें। साथ में राजनीतिक दलों के समन्वय में भी इस सदन में सुधार किया जा सकता है। दोनों जो राजनीतिक दल हैं वो लॉर्ड सभा के प्रति समन्वय स्थापित करके इसमें सुधार के हेतु जो भी गुंजाइश है उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करें या सहायता प्रदान करें, जिससे कि लॉर्ड सभा में जो आवश्यक कमियां हैं या जो इसकी आलोचना है उन आलोचनाओं को दूर किया जा सके और लॉर्ड सभा को और भी ज़्यादा शक्तिशाली, महत्वपूर्ण, प्रभावशाली का स्थान देते हुए ब्रिटिश शासन व्यवस्था में इस सदन को महत्वपूर्ण बनाया जा सके। धन्यवाद।